हेलो 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 एंड वेलकम बैक। नमस्कार। तो सबसे बेहतरीन सीरीज आपके सामने आ चुकी है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के सबसे चुनिंदा सबसे प्यारे वाले सवालों के थ्रू हम लोग करेंगे रिवीजन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। पहला सवाल आपके सामने आ रहा है। एक एक सवाल जब आपके सामने आए आपको पढ़ना है, स्क्रीन पॉज करना है, उसके बाद जवाब देना है। मैं साइड में हट रहा हूं, स्क्रीन पॉज करके इसका आंसर दीजिए। सवाल कहता है इफ द फिगर शोज टू पॉजिटिव चार्जेस Q2 एंड Q3। देखिए Q2 और Q3 पॉजिटिव हैं, फिक्स्ड अलोंग द वाई एक्सिस, एक्सर्ट अ नेट इलेक्ट्रिक फोर्स इन द वाई डायरेक्शन ऑन द चार्ज Q1। ये दोनों मिलके Q1 पे एक फोर्स लगा रहे हैं। किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में। और ये दोनों पॉजिटिव हैं, तो यहीं से हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि चार्ज Q1 नेगेटिव है। हाँ या ना? बिल्कुल। और ये बोल रहा है इफ अ पॉजिटिव चार्ज Q इज एडेड ऑन दी पॉइंट एक्स कॉमा जीरो, मतलब यहां पे आपने ले जाके रख दिया एक चार्ज Q। किस तरह का चार्ज रखा है? पॉजिटिव चार्ज। अभी अभी आप प्रूव कर चुके हो कि ये चार्ज नेगेटिव है और आपने यहां एक पॉजिटिव चार्ज रखा है, तो ये इसका अट्रैक्शन बढ़ाएगा। मतलब इस पे पहले यहां दो डायरेक्शंस में अट्रैक्शन लग रहा था, अब इसका अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। दैट मींस इस पे जो फोर्स लग रहा है दैट शैल इंक्रीज। आई होप कि आपने भी सेम आंसर दिया था। चलिए अगला सवाल आपके सामने आ रहा है और वो है ये। A point positive charge is brought near an isolated होगा conducting sphere. The electric field is best represented by। जल्दी से आंसर दीजिए, साइड हट चुका हूं। आंसर इसका आना चाहिए क्या? आंसर इसका आना चाहिए ए। क्यों ए आना चाहिए? क्योंकि आप सिस्टम देखिए, जो कंडक्टिंग स्फीयर है, हमें मालूम है कि किसी भी कंडक्टर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है भैया, वो कैसे एंटर और कैसे लीव करती हैं? वो परपेंडिकुलरली एंटर और परपेंडिकुलरली लीव करती हैं। बाकी कोई भी फिगर ये प्रॉपर्ली रिप्रेजेंट नहीं कर रहा था। दैट्स व्हाई द आंसर इज ए। अगला सवाल आपके सामने आ रहा है द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस। चार सिचुएशंस आपके सामने दे रखी हैं, इनके बारे में बताइए कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स किस में ज्यादा, किस में कम, या सब में बराबर। सर ये सब में बराबर होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको मालूम है कि फ्लक्स सरफेस के शेप पे जो उसको एनक्लोज कर रही है उस पर डिपेंड नहीं करता है। तो इसका आंसर आप मार्क करेंगे सेम इन ऑल द फोर फिगर्स। दैट मींस द आंसर इज डी। आई होप दैट द पॉइंट इज क्लियर। अगला सवाल आपके सामने आ रहा है, स्क्रीन पॉज करके उसका आंसर देना और उसके बाद मैच करना कि आपका सही था या गलत था। साइड हट रहा हूं, स्क्रीन पॉज कीजिए। चलिए आपने कर ली होगी। सवाल कहता है 5 चार्जेस 1 से लेकर 5 तक रखे गए हैं अलग अलग पोजीशन पे। अच्छी बात है। द गॉसेस लॉ फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? E on the LHS, E यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द LHS will have the contribution from 1 5 and 1 5 3 while on RHS will contribute from Q2 and Q3। देखो गॉसेस लॉ का कॉन्सेप्ट है जो ये कहता है, सरल भाषा में बताऊंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड सारे चार्जेस के कारण होती है और चार्ज एनक्लोज्ड वाला होता है आरएचएस में। ये जो है ये हर चार्ज के कारण होगी और ये जो है सिर्फ अंदर वाले चार्जेस के कारण होगा। तो इसका आंसर हम लोग मार्क करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड 1 2 3 4 5 सबके कारण होगी और Q जो है वो 2 और 4 के कारण होगा। दैट मींस द आंसर इज गोइंग टू बी, दैट मींस द आंसर इज गोइंग टू बी बी। E on the LHS will be due to all the charges while on the RHS will be due to 2 and 4। I hope that the point is clear। आपने सही जवाब दिया था। अगला सवाल आपके सामने आ रहा है और वो है ये। पढ़ो जरा सवाल को। फिगर शोज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर द डाइपोल P एज शोन इन द फिगर। बहुत अच्छी बात है, ये आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है डाइपोल को और आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है ये हल्की सी डाइवर्जिंग है नेचर में, जिसका मतलब ये है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है, यहाँ पे कम है, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज्यादा है इधर की इलेक्ट्रिक फील्ड से, तो ये अट्रैक्ट होगा। दैट मींस इट वुड गो टुवर्ड्स द लेफ्ट। आंसर इसका आएगा 3। आंसर इसका आएगा 3। द करेक्ट आंसर इज 3। कितने लोगों के आंसर सही थे? चलिए बहुत बढ़िया। अगला सवाल आपके सामने आ रहा है। अ पॉइंट चार्ज Q इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस D फ्रॉम एन आइसोलेटेड कंडक्टिंग प्लेन। ये रहा आइसोलेटेड कंडक्टिंग प्लेन और इससे कुछ दूरी पे आपने ले जाके रख दिया एक पॉइंट चार्ज। आपको मालूम है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है इस प्लेन शीट के कारण, इस प्लेन चार्ज शीट के कारण ये परपेंडिकुलर होती है सरफेस से। अब पढ़िए जरा ये क्या कह रहा है। ये बोल रहा है द फील्ड एट द पॉइंट P ऑन द अदर साइड ऑफ द प्लेन इज। आपको मालूम है फील्ड कैसी होती है? सरफेस के परपेंडिकुलर होती है एंड इट इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द प्लेन। इट इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द प्लेन, सो द आंसर इज ए। अगला सवाल आपके सामने आ रहा है और वो है ये। पढ़िए जरा सवाल को, क्या कहता है ये। अ हेमिस्फीयर इज यूनिफॉर्मली चार्ज्ड। एक हेमिस्फीयर आपने ले लिया और इसको पूरा बढ़िया तरीके से मजे से बिल्कुल यूनिफॉर्मली चार्ज कर दिया। अब ये बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर आप चर्चा करो इसके डायमीटर पे, तो आपको मालूम है कि इस हेमिस्फीयर के कारण जो कंपोनेंट्स होंगे वो कैंसल आउट हो जाएंगे इस डायरेक्शन में और नेट बचेगा नीचे की डायरेक्शन में। मतलब कि अगर ये
एक फील्ड की बात करूं, ये दूसरी फील्ड की बात करूं, तो इनके दो कंपोनेंट्स जो कि पैरेलल टू द डायामीटर है वो कैंसल आउट हो गए और ये वाले कंपोनेंट बचे रह गए। मतलब आंसर आप देंगे परपेंडिकुलर टू द डायामीटर, दैट मींस द आंसर इज ए। आई होप दैट द पॉइंट वाज क्लियर। चलिए अगला सवाल आपके सामने आ रहा है। मल्टीपल करेक्ट आंसर्स हैं, एक से अधिक सही हो सकते हैं इसमें, ठीक है, तो थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल करना। इंटीग्रल ई डॉट डी एस इक्वल टू जीरो, इंटीग्रल ई डॉट डी एस की वैल्यू जीरो है। इससे क्या साबित होता है? सबसे पहले गॉसेस लॉ आपको अगर मैं रिकॉल करवाऊं तो आपको मालूम है कि इंटीग्रल ई डॉट डी एस, जिसको कि आप लिखते हैं क्यू इन डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, ई जो है ये हर चार्ज के कारण होता है, लेकिन क्यू सिर्फ और सिर्फ एनक्लोज्ड चार्ज के कारण होता है। तो यहां से क्या साबित हो रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सरफेस एंड ऑन इट इज जीरो। इंटीग्रल ई डॉट डी एस इक्वल टू जीरो का मतलब ये कि फ्लक्स जीरो है, मतलब कि नेट चार्ज एनक्लोज्ड जीरो है। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, तो ये हमेशा सही नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सरफेस इज यूनिफॉर्मली नेसेसरली यूनिफॉर्म, गलत बात है। नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ फ्लक्स लाइंस एंटरिंग मस्ट बी इक्वल टू द नंबर ऑफ फ्लक्स लाइंस लीविंग, जी हां बिल्कुल सही बात है। क्यों? क्योंकि नेट फ्लक्स जो है वो जीरो है, फाइनाइट जीरो है, मतलब जितना एंटर उतना लीव। अगली बात, ऑल द चार्जेस मस्ट बी आउटसाइड द सरफेस, सही बात है कि सारे के सारे चार्जेस जो हैं वो सरफेस के बाहर रहे होंगे, तभी तो नेट फ्लक्स जीरो है। जैसे अगर ये एक सरफेस के बाहर मैंने चार्ज रख दिया तो इसके कारण नेट फ्लक्स कैसा आता है? इसके कारण नेट फ्लक्स आता है जीरो। तो इसका करेक्ट आंसर है सी एंड डी, दैट मींस 3 एंड 4। किस किसने सही सोच लिया था? देखो एनसीईआरटी के क्वालिटी क्वेश्चन है ये, और ये 100% एग्जाम में रिफ्लेक्ट होंगे, ये मान के चलना आप लोग। चलिए आइए चर्चा बढ़ा रहे हैं आगे। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट इज, किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की चर्चा करो तो ऑलवेज कंटिन्यूअस नहीं, डिपेंड करता है कि उसके आसपास कोई दूसरा चार्ज है या नहीं। कंटिन्यूअस इफ देयर इज नो चार्ज एट द पॉइंट, ये बात सही है, बिल्कुल सही बात है। डिसकंटिन्यूअस ओनली इफ देयर इज नेगेटिव चार्ज, नहीं पॉजिटिव होगा तो भी डिसकंटिन्यूअस होगा, तो ये गलत है। डिसकंटिन्यूअस इफ देयर इज अ नेट चार्ज एट एनी पॉइंट, बिल्कुल सही बात है, कोई भी चार्ज अगर आप नजदीक में रखोगे तो वो डिसकंटिन्यूअस बन जाएगी। अगला सवाल, consider a region inside which there are various type of charges but the total charge is zero। टोटल चार्ज जीरो है, इसका मतलब ये है कि जो भी सरफेस के अंदर चार्जेस रखे गए हैं, जितने भी चार्जेस हैं उन सबका सम जीरो है, तो उसको आप कंसीडर कर सकते हो एज अ डाइपोल, मतलब माइनस क्यू और प्लस क्यू। आप इसको कंसीडर कर सकते हो एज अ डाइपोल, माइनस क्यू प्लस क्यू का सिस्टम। और आप इस डाइपोल से कुछ दूरी पे बात कर रहे हो, किसी पॉइंट पी पे जाके आप खड़े हो जाओ, तो इस डाइपोल के बारे में बताइए कि द इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेसेसरीली जीरो। जी नहीं, ऐसा तो नहीं होता डाइपोल के लिए। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द डाइपोल मोमेंट ऑफ द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ओनली, ये बोल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इज ड्यू टू द डाइपोल मोमेंट ऑफ द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ओनली। जी नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड तो हर सिस्टम हर चार्ज के कारण होगी और डिपेंड करेगी कि वो कहां पे रखा गया है। एक्चुअल में तो देखो तुमने कंसीडर किया इसको एज अ डाइपोल, लेकिन रियलिटी में तो कई सारे चार्जेस प्लस माइनस अलग अलग पॉइंट पे रखे ना, तो इसके कारण कुछ फील्ड होगी, इसके कारण कुछ फील्ड होगी, लेकिन ओवरऑल तुमने उसको एक डाइपोल कंसीडर किया, इस वजह से इसको मैंने गलत कह दिया। द डोमिनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ डोमिनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब ओवरऑल उसका इफेक्ट डाइपोल की तरह होगा, और डाइपोल की फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब होती है, केपी माइनस केपी बाई आर क्यूब और 2 kp बाई आर क्यूब, वेर आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। बिल्कुल सही जवाब है, ये हम लोग कंसिडर करेंगे। द वर्क डन टू मूव द चार्ज पार्टिकल अलोंग द क्लोज्ड पाथ अवे फ्रॉम द रीजन विल बी जीरो, क्योंकि क्योंकि आपसे क्या कहा जा रहा है? ये बोल रहा है द वर्क डन टू मूव द चार्ज पार्टिकल अलोंग द क्लोज्ड पाथ अवे फ्रॉम द रीजन विल बी जीरो, क्योंकि जो फील्ड होती है कंजर्वेटिव फील्ड होती है, क्लोज पाथ में इसका वर्क डन आएगा जीरो। अगले सवाल पे आ रहे हैं, रेफर टू द अरेंजमेंट एज शोन इन द फिगर। यहां पे एक प्लस क्यू है और एक माइनस 2q है। तो सबसे पहले अगर मैं फ्लक्स की बात करूं तो वो सिर्फ चार्ज एनक्लोज्ड के कारण होगा, तो फाई नेट जो है ये किसके कारण होगी? ये चार्ज एनक्लोज्ड के कारण होगी, ये माइनस का क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, दैट मींस ए इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि नेट चार्ज कितना एनक्लोज्ड है? प्लस क्यू और माइनस का 2q, ठीक है। तो क्यू नेट किसके कारण है? क्यू नेट है, सॉरी फाई इक्वल टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू इन डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। अगली बात, फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर इज माइनस का के क्यू बाई आर स्क्वायर। सरफेस पे फील्ड तो हर चार्ज के कारण होगी, इसके इसके और इसके, तो ये देख के आप आंसर नहीं दे सकते। गॉसेस लॉ का बहुत प्यारा एप्लीकेशन है ये बात गलत है। फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ द स्फीयर ड्यू टू 5q इज जीरो, हाँ जीरो है, क्यों? क्योंकि ये सरफेस के बाहर है, और इसके बाहर इसके लिए वही लॉजिक लग जाएगा कि जो नेट फील्ड लाइंस एंटर कर रही हैं दे आर इक्वल टू द नेट फील्ड लाइंस लीविंग, दैट मींस ये जवाब भी सही है। फील्ड ऑन द सरफेस
ऑफ द स्फीयर टू माइनस क्यू इज सेम एवरीवेयर। ये बात गलत है, गलत है, उसका पोजीशन कोई रैंडम है, हर जगह पे सेम नहीं होगी, तो इसका आंसर है ए एंड सी। चलिए अगला सवाल आपके सामने आ रहा है। अ पॉजिटिव चार्ज Q is uniformly distributed along the circular ring। अच्छी बात है। स्मॉल टेस्ट चार्ज Q is placed at the center of the ring। आपने एक छोटा सा टेस्ट चार्ज सेंटर पे रख दिया और ये एक पॉजिटिवली चार्ज रिंग है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इफ Q इज ग्रेटर देन 0, जो आपने बीच में चार्ज रखा है ये पॉजिटिव है, ठीक है, तो एंड इट इज डिस्प्लेस्ड अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द प्लेन, इट विल बी पुश्ड बैकवर्ड टुवर्ड्स द सेंटर। बिल्कुल, क्यों? क्योंकि ये जो सभी चार्जेस रखे हैं इनके कारण सेंटर पे नेट फील्ड 0 है, मतलब इक्विलिब्रियम पोजीशन है, स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन है। अब इसको डिस्प्लेस करोगे तो आपने इसको राइट में डिस्प्लेस किया तो धक्के का फोर्स बढ़ गया, ये जाके सेंटर पे जाएगा वापस। हाँ, ये बात सही है। अगली बात, इफ Q इज लेस देन 0 and it is displaced away from the center in the plane of the ring, it will never return to the center and will continue to move till it hits the ring। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि आपने इसको डिस्टर्ब एक बार कर दिया तो अट्रैक्शन बढ़ जाएगा और ये फिर रिंग की तरफ चला जाएगा। सो दिस इज आल्सो द करेक्ट आंसर। If Q is less than 0, it will perform SHM for small displacement along the axis। small displacement अगर आप देते हो, छोटे एम्पलीट्यूड का डिस्प्लेसमेंट देते हो, तो ये SHM कर सकता है। सही बात है। Q at the center of the ring is in unstable equilibrium for Q greater than 0। ये गलत बात है, स्टेबल इक्विलिब्रियम था, पहले ही बता चुका हूं। चलिए अगला सवाल आपके सामने आ रहा है। एन आर्बिटरी सरफेस एनक्लोजेस अ डाइपोल, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। आपको मालूम है कि डाइपोल के लिए phi इक्वल टू इंटीग्रल E डॉट ds इक्वल्स टू Q इन डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, और Q इन जो है वो 0 है, तो नेट फ्लक्स हमेशा 0 आएगा, तो आंसर आप लोग देंगे 0। चलिए अगला सवाल। a metallic spherical shell has inner radius r1 outer radius r2, है ना, और ये क्या, ये डॉन चार्ज। अब चार्ज Q मान लो इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर, यहाँ पे रख दिया आपने। अब जैसे ही आप इसको यहाँ प्लेस करोगे, ये माइनस Q इंड्यूस करेगा और यहाँ प्लस Q इंड्यूस कर देगा, तो कितना सरफेस चार्ज डेंसिटी आ गई सरफेस नंबर 1 पे और सरफेस नंबर 2 पे। आइए चर्चा करते हैं। यहाँ पे आप लिखेंगे सिग्मा 1, जो कि हो जाएगा चार्ज एक्टिंग पर यूनिट एरिया 4 पाई R1 का स्क्वायर, और सिग्मा 2 को आप लिख देंगे चार्ज यानी कि प्लस Q, फिर से लिख देता हूं अच्छी तरह से, प्लस का Q डिवाइडेड बाय 4 पाई R2 स्क्वायर, चार्ज एक्टिंग पर यूनिट एरिया। चलिए अगला सवाल आपके सामने आ चुका है और वो है ये, द डायमेंशंस ऑफ एन एटम आर ऑफ द ऑर्डर ऑफ एंगस्ट्रॉम। बिल्कुल, thus there must be large electric field between the proton and electron। Why is it that the electrostatic field inside a conductor is zero। देखो बात क्या है ना, कि अगर ये कंडक्टर है, कंडक्टर में इनफाइनाइट एटम्स होते हैं, लेकिन ये बोल रहा है कि उन सबके बीच में पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज का अट्रैक्शन है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का, तो फिर नेट फील्ड इनसाइड द कंडक्टर जीरो क्यों है, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि आपको मालूम है कि ओवरऑल अगर आप बात करो तो एक एटम जो होता है वो न्यूट्रल होता है, हाँ या ना। ओवरऑल की अगर आप बात करो तो ओवरऑल एन एटम एन एटम इज न्यूट्रल, NEUTRAL, ठीक है। और दूसरी बात आपको पता है कि इसका रीजन हम लोग समझाते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर से। अगर मैं इस पे एक्सटर्नल फील्ड लगाऊंगा तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज सेपरेशन होगा, अंदर की नेट फील्ड 0 आएगी। आप यहां से एक्सप्लेन कर सकते हो कि इस वजह से इसके अंदर नेट फील्ड 0 है। अगला सवाल आपके सामने आ रहा है, इफ द टोटल, समय कितना हो गया एक बार देख लें, 13 मिनट्स हो गए, बस 1 मिनट और लूंगा। चलिए, इफ द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय अ सरफेस इज 0, डज इट इंप्लाई दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड एवरीवेयर इज 0? नो। पहले पार्ट का मैं आंसर दे रहा हूं नो। क्यों? क्योंकि हमको मालूम है इंटीग्रल E डॉट ds इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये बोल रहा है कि अगर टोटल चार्ज 0 है, टोटल चार्ज एनक्लोज्ड अगर 0 है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी क्या? नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो बाहर के चार्जेस के कारण भी होती है, एनक्लोज चार्जेस के कारण नहीं है, सिर्फ बाहर वाले चार्जेस के कारण भी है। Conversely, if the electric field everywhere is 0, does it imply that the net charge is 0? Yes। बहुत प्यारा एप्लीकेशन है ये भी गॉसेस लॉ का। Yes, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो नेसेसरीली Q एनक्लोज 0 ही होगा। चलिए बहुत बढ़िया, चर्चा बढ़ाते हैं आगे। स्केच द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर अ यूनिफॉर्मली चार्ज हॉलो सिलेंडर। अब देखो हॉलो सिलेंडर आपके सामने है, इसके लिए मैं आपको बना के बताता हूं कैसी बनेंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनेंगी ऐसी 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 ऐसी, ठीक है। ये जो सिचुएशन देके रखी है इसके लिए कुछ इस प्रकार की फील्ड लाइंस बनेंगी। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अगला सवाल, व्हाट विल बी द टोटल फ्लक्स थ्रू द फेसेस। देखो आपको सबसे पहले क्या देके रखा है, एट द कॉर्नर ए, कॉर्नर डिवाइड होता है 8 भागों से, तो Q/8 एप्सिलॉन नॉट पहले का आंसर आया।
बी मिड पॉइंट ऑफ द एज। अब ये जो एज है ये 1 2 3 4 4 के साथ भाग में बटेगी, सो 4 क्यू बाय 4 एप्सिलॉन नॉट। सी सेंटर ऑफ द फेस ऑफ द क्यूब, सी की अगर आप बात करोगे सो क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। और सिमिलरली डी पॉइंट जो है ये सी और बी के बीच में है, सो डी मिड पॉइंट ऑफ बी एंड सी, दिस इज क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। चलिए बहुत बढ़िया, अगर पसंद आया तो दिल बनाओ, फायर बनाओ और 1000 लाइक इस पर तुरंत कर दो, तुरंत अगला वीडियो में बना दूंगा। ओके, बाय, लव यू, टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।